10वां क्वेश्चन देखिए, संलग्न आकृति में वृत्त का केंद्र P तथा रेख AB वृत्त की जीवा है। अब यहां से देखिए, ये वृत्त का केंद्र P है और AB इसकी जीवा है। PA 8 दिया है, AB वृत्त के केंद्र से 4 सेमी दूरी पर है। देखिए ये जो जीवा है ये केंद्र से 4 सेमी दूरी पर है, मतलब ये PM दिया है 4। तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए ये क्षेत्रफल निकालना है। अगर आप देखें तो ये बहुत आसान दिख रहा होगा आपको, ये वृत्तखंड है, क्योंकि जीवा और चाप के बीच, वृत्त के किसी जीवा और चाप के बीच के भाग को क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये केंद्रीय कोण पता होना चाहिए। अगर केंद्रीय कोण नहीं पता है, केंद्र P पे जो है कोण नहीं पता है, तो हम नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहली जरूरत है हमें ये P का कोण निकालने की। अब P का कोण निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो यह है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, 2 तरीका बताऊंगा, ध्यान से देखिए। एक तरीका तो यह है कि देखिए ये आपका 90 अंश है, कर्ण है 8 का ये आधा 4 है। तो एक बार मैंने बताया था आपको कि जब ये 8 का आधा 4 है तो फिर 4 के सामने ये कोण 30 अंश हो जाएगा। जब ये 30 है, 90 है, तो ये कोण आपको 60 अंश पता चल जाएगा। कौन से प्रमेय से, 30 60 90 त्रिभुज के प्रमेय से। तो ये कोण अपने आप 60 पता चल जाएगा। तो एक तरीका ये है, 30 60 90 से कर सकते हैं। एक तरीका इन्होंने लगाया, इनके तरीके को देखिए, इन्होंने त्रिकोणमिति तरीका लगाया है। देखते हैं, माना PM यह केंद्र से जीवा के बीच की दूरी है। देखिए ये PM जो है वह केंद्र से जीवा के बीच की दूरी कितना, 4 दिया है। तो PM 4 सेमी हो गया। अब ये कोण को थीटा मान लिया, जो हमें कोण निकालना, ये वाले कोण को थीटा माना। देखिए इस कोण को इसने थीटा माना, पूरा P को नहीं माना, केवल APM को क्या माना, थीटा। तो यहां से आपका, तो इन्होंने समकोण त्रिभुज, ये देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है PMA, समकोण त्रिभुज PMA में कॉस थीटा का सूत्र लगा दिया। अब आप बोले कॉस थीटा का ही क्यों लगाया, तो यहां से देखिए कॉस थीटा का इसलिए लगाया क्योंकि थीटा के सामने ये AM जो हो जाएगी, ये क्या, देखिए त्रिकोणमिति आपको पढ़ाया गया है तो उसको ध्यान दीजिए। केवल इतना ये वाला त्रिभुज लीजिए, पूरा त्रिभुज मत लीजिएगा, केवल PMA लीजिए, ये छोटा वाला त्रिभुज। इसमें 90 अंश के सामने कर्ण हो जाएगा और थीटा के सामने की भुजा AM जो है ये सम्मुख भुजा हो जाएगी और PM जो है वह संलग्न भुजा हो जाएगी। तो इसमें संलग्न भुजा और कर्ण पता है, तो संलग्न भुजा और कर्ण के लिए हम कॉस थीटा का सूत्र लगा सकते हैं या सेक थीटा का सूत्र लगा सकते हैं। तो इन्हें दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं। तो इन्होंने कौन सा लगाया है, कॉस थीटा का। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो संलग्न भुजा कौन है, PM बटे PA। इन्होंने यहाँ पे देखिए संलग्न भुजा बटे कर्ण PM बटे PA। अब PM का मान 4 है, देख लीजिए PM का मान 4 है, PA का 8 है, तो यहाँ पे रख दिया। PM का मान 4, PA का 8। तो इसको काटेंगे, 4 1 के 4, 4 दूना 8, 1/2 आएगा। इस तरीके से कॉस थीटा बराबर 1/2 हो गया। और आप जानते हो कि त्रिकोणमिति सारणी में आपको पता है कि कॉस थीटा बराबर 1/2 कॉस में किसका मान होता है। त्रिकोणमिति सारणी से आप इजली बता सकते हैं कि किसका मान 1/2 होता है। तो अगर आपको त्रिकोणमिति सारणी बनाए मैंने सिखाया था, अगर उससे आप ध्यान दें तो उससे आप इजली बता सकते हो कि किसका मान जो है वो 1/2 होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए त्रिकोणमिति सारणी है इसमें देखिए कॉस थीटा का मान, देखिए कॉस थीटा है ना 1/2, 1/2 किसका मान होता है, 60 अंश। कॉस में इधर कॉस के सामने जाइए, इधर कॉस के सामने जाइए, इधर 60 के सामने जाइए, तो 1/2, 1/2 किसका मान होता है, कॉस 60 का मान होता है। तो वही यहाँ पे इसने यूज किया है। तो यहां से देखिए 1/2 किसका मान हो गया, कॉस 60। इस तरीके से देखिए लिखा है यहाँ पे कॉस 60 का मान 1/2 होता है। तो समझ लीजिए कि कॉस और कॉस कट गया, जबकि तुलना किया जाता है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 अंश। थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 अंश।
तो थीटा का मान पता चल गया 60। अब देखिए जब ये मान हमें पता चल गया 60, इसी प्रकार देखिए ए भी 8 है, तो ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है, तो पी भी जितना पी ए रहेगा उतना पी भी रहेगा, तो ये भी 8 रहेगा। तो जैसे ये वाले त्रिभुज में इसको 60 निकाला, इसी प्रकार हम निकालेंगे तो ये भी 60 आएगा। यहाँ लिख दिया देखो, इसी प्रकार कोण बीपीएम का मान भी 60 होगा। तो उन्होंने बताया एपीएम का मान 60 आया, इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं बीपीएम का मान ए भी कितना आएगा 60। अब ए 60 आया, ए 60 आया, तो दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा पूरा 120। ये देखिए 120 हो गया। तो हमें इसी की तो जरूरत थी, ये देखिए इस कोण की जरूरत थी। अब ये कोण मिल गया तो हम आसानी से अब निकाल सकते हैं। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है, अगर आप डायरेक्ट वृत्तखंड का सूत्र लगाओगे तो आपको यहाँ 120 अंश आएगा और वहां साइन 120 अंश का मान निकालना पड़ेगा। इसलिए हम डायरेक्ट वृत्तखंड के सूत्र से नहीं जा सकते, हमें किससे जाना पड़ेगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और ये द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल निकालिए। द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिए तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिलेगा। तो इसका मतलब अभी हमें दो चीज निकालना पड़ेगा, एक तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, दूसरा इस द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल, फिर दोनों को माइनस। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 120 तो आ गया। रेखांकित भाग या वृत्तखंड है, उसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेमी और कोण कितना है 120 अंश। अब वहां क्योंकि थीटा मान चुके थे इसलिए पूरा कोण को इन्होंने θ1 माना, तो 120 अंश है। तो द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ θ1 क्यों लिया समझाना, क्योंकि ये पूरे इस कोण को थीटा लिया था यहाँ पे ना, इस कोण को, ये केवल आधे कोण को थीटा लिया था, तो इस पूरे कोण को इन्होंने θ1 माना है। इसका मान कितना 120 है। तो यहाँ पे 120/360 120/360 पाई का मान 3.14 रख दिया, आर का मान 8 है, तो 8 का स्क्वायर 8 गुणे 8। फिर इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे, देखिए यहाँ से काटेंगे तो 3 आएगा, फिर ये पूरा गुणा करके 3 से भाग देंगे तो 66.986। फिर आप जानते हो तीसरे स्थान की संख्या जो है वो 5 या 5 से बड़ी, तो यहाँ एक बढ़ जाएगा, तो 66.99 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो हमें लगभग में मान आया, इसलिए देखिए ऐसा टेढ़ा टेढ़ा लाइन दिया है, आपको जरूरत नहीं है, आप बराबर लगा के रखिएगा, ऐसा टेढ़ा लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया लगभग। अब आते हैं समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज देखिए यहाँ पे, तो हमें द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल तो मिल गया, ये पूरे द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल हमें मिल गया। अब हमें चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना। ये देखिए 8 है, ये 4 है, आप पाइथागोरस प्रमेय से एएम निकाल सकते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय से एएम। ये 8 है, ये 4 है, तो यहाँ पे त्रिभुज पीएमए में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, आप एएम निकाल सकते हैं। फिर एएम का डबल करेंगे तो ए बी हो जाएगा। लेकिन इन्होंने किससे निकाला है, इन्होंने जो है ना इस साइन थीटा के सूत्र से निकाला है, टेन थीटा के सूत्र से। देखिए टेन थीटा, अब आप टेन थीटा का लगाओ, चाहे साइन थीटा का लगाओ, चाहे कॉस थीटा का लगाओ, किसी भी निकाल सकते हो। तो इन्होंने टेन थीटा का सूत्र लगाया, तो मैं क्या बोला, इन्होंने टेन थीटा से निकाला, आप चाहे तो इसको पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हो। तो तरीके मैं बता रहा हूँ, आपको निकालना है। अब सब तरीका मैं यहाँ नहीं, केवल मैं ओरली बता दे रहा हूँ, करके आपको देखना चाहिए, ये ध्यान रखो। जैसे मैं अभी यहाँ पे टेन दिया है गाइड में, लेकिन आप इसको क्या करने का, आप ट्राई करने का कि सर ने पाइथागोरस से बोला, जरा मैं पाइथागोरस से चेक करूँ आता है कि नहीं, आएगा पाइथागोरस से भी। तो tan 60, तो tan का क्या होता है सूत्र देखिए, क्योंकि ये 60 अंश है ना, ये 60 अंश, तो सम्मुख भुजा बटी संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा बटी संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा कौन है, एएम, संलग्न भुजा कौन है, पीएम। तो tan 60 बराबर देखिए एएम बटे पीएम। यहाँ लिखा है परिभाषा से, यहाँ लिखना चाहिए सूत्र से, वो मतलब एक ही है। अब tan 60 का मान अब मैं फिर दिखाऊं आपको, इससे अच्छा अब आप समझ गए। त्रिकोणमिति सारणी से जाके देखना, tan 60 का मान करणी में 3 रहता है, एएम का मान निकालना है, पीएम का मान 4 है, फिर ये 4 का इधर जाके गुणा हो जाएगा, भाग उधर जाके गुणा, एएम का मान 4 करणी में 3 आ जाएगा। इस तरीके से हमें देखिए ए मान पता चल गया, एएम का 4 करणी में 3, और जब एएम का मान 4 करणी में 3 हो गया तो उसका दुगुना कर देंगे तो ए बी का मान हो जाएगा, क्योंकि जितना एएम है उतना ही एम बी रहेगा। तो क्योंकि आप जानते हो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए एएम और एम बी दोनों समान रहेगा।
ये 4 करनी में 3 है, तो ये भी 4 करनी में 3 होगा। तो पूरा कितना हो जाएगा? 8 करनी में 3। पूरा देखिए ए बी निकाल लिया इन्होंने, ए बी कितना हो गया? 8 करनी में 3। तब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए हमें आधार पता चल गया, ऊंचाई पता चल गया, तो इस त्रिभुज पी ए बी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। देखिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार कौन है? ए बी, देख लीजिए आधार ए बी, ऊंचाई पी एम। वहां रख दिया, ए बी का मान 8 करनी में 3, पी एम का 4। इसे काटेंगे 2 दूना 4, फिर गुणा कर लेंगे तो 16 करनी में 3। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। करनी में 3 का मान दिया है 1.73, तो करनी में 3 का मान यहाँ रख दिया 16, बीच में गुणा छिपा हुआ, करनी में 3 का मान रख दिया, गुणा किया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। तब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल में त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। अभी समझाया आपको कि आपको ये छायांकित भाग मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप ये द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल, द्वैत्रिज्य पी ए बी ये जो है इसके क्षेत्रफल में त्रिभुज पी ए बी के क्षेत्रफल को माइनस करो तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। फिर देखिए द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल में त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे, तो द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल यहाँ से निकाला है। देखिए 66.99 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने इधर निकाला 27.68, माइनस करेंगे तो 39.31 आएगा। इस तरीके से रेखांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया 39.31 सेमी स्क्वायर। 11वां और 12वां क्वेश्चन बॉक्स टाइप का है। तो ये देखिए बॉक्स बना हुआ है, मतलब ये डायग्राम बना है और बॉक्सेस बने उसको भरने हैं। तो आप इजीली बॉक्स टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे ये डायग्राम से मैं समझा देता हूँ। जैसे अभी क्या निकालना है हमें, एक तो द्वैत्रिज्य APCQ, ये देखिए दो द्वैत्रिज्य यहाँ पे है। एक द्वैत्रिज्य है APCQ ये बड़ा, और एक वर्ग है देखिए ABCD ये वर्ग है, और एक द्वैत्रिज्य इधर है CBXD जो डार्क नहीं है। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए नीचे दी गई कृति पूर्ण करो। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करें, देखिए ए वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ए वाले छायांकित भाग का, ए वाले छायांकित भाग का, ये निकाल करके जोड़ेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए क्या तरीका है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए एक बार ये वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। वर्ग का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि इसकी त्रिज्या दी है 20 सेमी। देखिए तो इसका मतलब वर्ग की भुजा कितनी हो गई 20 सेमी, और जब वर्ग की भुजा 20 सेमी हो गई तो यहाँ पे देखिए वर्ग ABCD की भुजा द्वैत्रिज्य की त्रिज्या होगी तो कितनी हो गई 20 सेमी। तो वर्ग की भुजा 20 सेमी हो गई तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। भुजा का स्क्वायर होता है तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, भुजा मतलब 20 का स्क्वायर 400 सेमी स्क्वायर। फिर ये देखिए आपको अभी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करें, अभी ये द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल निकाल लें। द्वैत्रिज्य की त्रिज्या r पता है 20, बराबर कि नहीं, द्वैत्रिज्य की त्रिज्या r पता है 20। तो अगर हम ये वर्ग के क्षेत्रफल में से ए वाला द्वैत्रिज्य, देखिए कौन सा द्वैत्रिज्य CBXD, ये द्वैत्रिज्य बन रहा है कि नहीं, ये द्वैत्रिज्य समझ में आता है ना, 2 त्रिज्या द्वारा और एक चाप द्वारा घिरे क्षेत्र, ये जो डार्क नहीं है यही द्वैत्रिज्य। तो अगर इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से पूरा देखिए पूरा ABCD जो वर्ग है इसके क्षेत्रफल में से जो द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल जो डार्क नहीं है वो क्षेत्रफल को माइनस कर दो तो ये छायांकित भाग पता चल जाएगा। वही किया है, देखिए वर्ग के छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल 400 आया है और द्वैत्रिज्य के क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया θ/360 पाई r स्क्वायर। 400 माइनस थीटा का मान यहाँ से देखिए वर्ग है तो वर्ग के लिए यहाँ 90 अंश होगा ना 90 अंश, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। तो थीटा का मान 90/360, पाई का मान 3.14 बटे 1 लिखा है, 1 लिखने की जरूरत नहीं, और r का मान 20 है तो 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर यहाँ डायरेक्ट 400 किया है। बॉक्स टाइप है तो डायरेक्ट रहेगा, ध्यान रखना। फिर ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे 314 आएगा, 400 में 314 घटाएंगे तो 86 सेमी स्क्वायर। ये देखिए ए वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल गया। अब देखिए ये पूरा ये भी द्वैत्रिज्य है, बड़ा द्वैत्रिज्य है APCQ है कि नहीं, देखिए AP और AQ ये 2 त्रिज्या है और ये चाप है।
एपी एक त्रिज्या है, AQ एक त्रिज्या है और एक PCQ चाप है। तो दो त्रिज्या और चाप से बना हुआ, तो पूरा जो आपको दिख रहा है पूरा एक द्वित्रिज है, बड़ा द्वित्रिज जो वर्ग के बाहर है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम बड़े द्वित्रिज के क्षेत्रफल में ये वर्ग के क्षेत्रफल को माइनस कर दें, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा क्षेत्रफल निकाल लो, ये बड़े द्वित्रिज का क्षेत्रफल, इसमें ये वर्ग ABCD है ना, इसके क्षेत्रफल को माइनस कर दोगे तो ये दोनों छायांकित भाग का क्षेत्रफल डायरेक्ट मिल जाएगा। तो वही किया है, देखिए बड़े द्वित्रिज में वर्ग के बाहर के छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो द्वित्रिज्य। अब इस द्वित्रिज्य का नाम देखिए क्या है, APCQ, बड़ा वाला जो है क्षेत्रफल, उसमें वर्ग के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे। अब इसमें भी देखिए 90 अंश है, तो यहाँ पे भी थीटा का मान 90 अंश ही रहेगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल तो आप हमने निकाला है 20 का स्क्वायर लिखे, पर आप चाहे तो डायरेक्ट आप निकाल चुके हो 400 लिख सकते हो, यहाँ 20 का स्क्वायर, लेकिन अब बॉक्स टाइप का यहाँ स्क्वायर लगा है तो आपको 20 ही लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ देखिए पाई का मान 3.14, आर का मान, अब यहीं से जरा ध्यान देना आर का मान कैसे आएगा। तो ये देखिए ये 20 है, ये देखिए ये भुजा 20 है, तो इसका इस वाले द्वित्रिज्य का अगर आप देखेंगे तो इस वाले द्वित्रिज्य की त्रिज्या क्या है, देखिए ये त्रिज्या है, ये द्वित्रिज्य की त्रिज्या है, और त्रिज्या किसके बराबर है, इस वाले द्वित्रिज्य की त्रिज्या देखो, इस वाले द्वित्रिज्य की त्रिज्या क्या है, ये और ये दोनों तो बराबर ही होगा क्योंकि ये त्रिज्या है ना। तो द्वित्रिज्य की त्रिज्या जो है वर्ग का विकर्ण है, और वर्ग का विकर्ण होता है भुजा कर्ण में 2, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा कर्ण में 2। अब भुजा कितना है 20, तो 20 कर्ण में 2 हो जाएगा, भुजा कितना है 20, 20 कर्ण में 2। इधर देखिए विकर्ण मतलब उसकी त्रिज्या, तो यहाँ पे देखिए 20 कर्ण में 2, इसकी त्रिज्या को 20 कर्ण में 2 माने हैं, तो 20 कर्ण में 2 यहाँ निकाला भी है। देखिए यहाँ देखिए बड़े द्वित्रिज्य की त्रिज्या वर्ग के विकर्ण की लंबाई, और वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, भुजा कर्ण में 2, तो भुजा कितना है 20 कर्ण में 2। तो यहाँ देखिए भुजा आर का मान रख दिया 20 कर्ण में 2 का स्क्वायर। अभी पूरा कैलकुलेशन करेंगे, ये देखिए इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 628, इसका 400 माइनस करेंगे तो 228। एक बॉक्स टाइप का क्वेश्चन था, एक बॉक्स टाइप का क्वेश्चन और है, देख लीजिए जल्दी से। ये है आपका एक वृत्त है, इस वृत्त में बड़े वृत्त की त्रिज्या को r मानना है। देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या r है और उसका केंद्र O है, तो इसका मतलब देखिए यहाँ से ये जो है ना इसको r, और ये जो ऊपर का भाग है ये भी r होगा, कैपिटल R, ये भी कैपिटल R, ये भी कैपिटल R। तो यहाँ देखिए वही लिखा है OA बराबर बड़े वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल r, बड़े वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल R माना, छोटे वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल r माना। तो यह बड़े वृत्त की त्रिज्याएं हैं कौन कौन, OA, OB, OC, OD, ये सब बड़े वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो सब R हो गई। और छोटे वृत्त की त्रिज्या देखिए यहाँ पे छोटे वृत्त के लिए केंद्र P है, तो PA और PQ, ध्यान से देखना, ये बड़े वृत्त का केंद्र O है और छोटे वृत्त का केंद्र P है, यहाँ लिखा है देखिए O तथा P केंद्र वाले वृत्त, तो कंफ्यूज मत होना, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, यहाँ लिखा है क्वेश्चन में कि बड़े वृत्त का केंद्र O है तो त्रिज्या हो जाएगा OA, OB, OD, OC, ये सब कैपिटल R, और छोटे वृत्त का केंद्र P है, इसकी त्रिज्या PA और PQ हो जाएगा स्मॉल r। तो देखिए यहाँ से OQ निकाल सकते हैं, कैसे देखिए, अगर OQ निकालना है तो OB में से BQ माइनस कर दीजिए, OB में से BQ माइनस करेंगे, इधर देखिए OQ बराबर OB माइनस BQ, और OB कितना माना है हमने, कैपिटल R माना है, देखिए OB कैपिटल R, और ये देखिए यहाँ पे कुछ मान दिए हैं, जैसे BQ का मान 9 दिया है, देखिए इतना मान जो है ना ये 9 दिया है, और इधर ये मान दिया है 5 D का, BQ का मान 9 दिया है, D का दिया है 5, तो इधर देखिए OB का R और BQ का कितना है 9 रख दिया। ऐसे ही OE निकाल सकते हैं, देखिए इधर देखिए OE निकालना है तो क्या करें, OD में से DE माइनस करेंगे, तो OD कितना है, कैपिटल R है माइनस, और DE का मान देखिए कितना है 5 है। तो इस तरीके से ये देखिए ये आपको OQ मिल गया और
ओई मिल गया यहाँ से देखिए, ओ क्यू और ओई। अब पी केंद्र वाले वृत्त में दो जीवाओं के अंतः छेदन के गुणधर्म से, अब देखिए एक आपको अंतः छेदन का गुणधर्म समझना है। अंतः छेदन का गुणधर्म क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं, बहुत आसान है। जैसे एक वृत्त है ना, इसमें दो जीवाएं, अभी आप वृत्त वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ऐसे दो जीवाएं हैं ना, ए बी सी डी, दो जीवाएं हैं जो बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करती हैं, अंदर करती हैं, इसलिए अंतः छेदन बोला जाता है। एक जीवा ए बी है, दूसरी सी डी है, बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो बहुत आसान सा सूत्र देखिए, पी ए गुणे पी बी बराबर पी सी गुणे पी डी। ये सूत्र बहुत इजी है। मतलब इस जीवा के दोनों भाग का गुणा बराबर इस जीवा के दोनों भाग का गुणा, पी ए गुणे पी बी बराबर पी सी गुणे पी डी। ये वृत्त वाले चैप्टर में ये सूत्र आप पढ़ोगे। वही सूत्र देखो यहाँ लगाया है कि ये देखिए, ये छोटा वाला वृत्त देखना, ये छोटे वाले वृत्त में देखिए एक जीवा आपकी ई एफ है और दूसरी जीवा क्या है, ए क्यू। देख लीजिए छोटे वृत्त में एक जीवा ई एफ और दूसरा ए क्यू। केवल छोटे वृत्त का देखना, बड़े वृत्त का नहीं। दोनों जाकर के ओ पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो आप बोल सकते हो ओ क्यू गुणे ओ ए बराबर ओ ई गुणे ओ एफ। ये देखिए ओ क्यू गुणे ओ ए बराबर ओ ई गुणे ओ एफ। ठीक है, ओ क्यू का मान यहाँ पे है R-9, ओ ए का मान यहां से देखिए, ओ ए का मान R है, कैपिटल R। ओ ई का मान R-5 निकाला, यहां से देखिए ओ ई का मान R-5 निकाला। ओ एफ का मान, तो यहां से देखिए जितना ओ ई है उतना ओ एफ है, तो R-5 वो भी रहेगा। देख लीजिए ओ ई R-5 है तो ओ एफ भी उतना ही रहेगा R-5, क्योंकि ओ ई बराबर है ओ एफ के यहाँ लिखा है। अब केवल कैलकुलेशन करना, R स्क्वायर हो जाएगा और इधर 9R हो जाएगा। गुणा करेंगे देखिए, R का R से R स्क्वायर, R का 9 से 9R। ऐसे यहाँ पे गुणा करेंगे, R का R से R स्क्वायर, R का 5 से -5R, और ये -5 का R से -5R। तो यहाँ डायरेक्ट किया -10R। आप एक स्टेप बढ़ा लेना, गुणा तो आपको आता है ना, एक बार R का दोनों से, फिर -5 का दोनों से, इधर 25, इधर R स्क्वायर कट जाएगा और कैलकुलेशन करोगे तो R का मान मिल जाएगा 25। और जब R का मान मिल गया तो आप आसानी से निकाल सकते हो ए क्यू। ये देखिए आसानी से निकाल सकते हैं ए क्यू क्या है, कैपिटल R है ना। 2R क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आपका व्यास है, छोटे वाले वृत्त का ही क्या है, व्यास है। तो छोटे वाले वृत्त का व्यास है तो व्यास क्या होगी, इसकी त्रिज्या को स्मॉल r माना है ना छोटे वृत्त को, उसके व्यास को 2R बोलेंगे। 2R मतलब व्यास हो गया। और ये ए बी माइनस बी क्यू, यहां से देखिए ए क्यू क्या होगा, ए बी माइनस, फिर से देखिए ए क्यू निकालना है तो ए बी में से बी क्यू माइनस करना है। तो ए बी पूरा कितना है, बड़े वाले वृत्त का व्यास। बड़े वाले वृत्त का व्यास कितना होगा, देखिए जब त्रिज्या बड़े वाले वृत्त की 25 है तो व्यास कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ए बी का मान 50 माइनस बी क्यू कितना है 9, तो 50 माइनस 9 41 आ जाएगा। तो 2R का मान 41 आ गया, तो 2 का उधर भाग दे देंगे, R का मान 20.5 आ जाएगा। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या 25 हो गई, छोटे वृत्त की त्रिज्या 20.5 हो गई। यहाँ पे देखिए आपको एक कृति पूरा करना था, बॉक्स टाइप का क्वेश्चन था, तो इसको आप पूरा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस आपको करना है। यहाँ से हमारा ये 7वें चैप्टर का हमने पूरा उदाहरण करा दिया, प्रश्न संग्रह का पूरा क्वेश्चन करा दिया, पूरी कृति करा दिया, पूरा प्रकृत प्रश्न संग्रह करा दिया, एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है।